नाज़रीन, अब तक की मेगा ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ट्रंप ने गजा प्लान से अपने आप को दस्तबरदार कर दिया है। जो उन्होंने कहा था कि फलस्तीनियों को वहां से एक्सपेल किया जाएगा और गजा पर अमेरिका कंट्रोल करेगा और वहां पर लाइबेरिया ऑफ मिडिल ईस्ट बनाया जाएगा, फलस्तीनियों की कोई जगह नहीं होगी। उससे ट्रंप साहब जब वो पीछे हट गए हैं। बहुत ही जिल्लत में शिकस्त इस वक्त इसराइल को यहां पर उठाना पड़ रही है। एक जो इत्तेहादी अमेरिका उसके साथ खड़ा था नेतन्याहू के साथ, वो भी इस वक्त निकल लिया है और अरब लीडर्स की अहम तरीन मुलाकात दोहा में होने जा रही है। कुछ ही घंटों के अंदर तमाम फॉरेन मिनिस्टर्स वहां पर पहुंच चुके हैं। फलस्तीनी रियासत के हवाले से जो अरब्स का गजा प्लान है, रिकंस्ट्रक्शन का, फलस्तीनी रियासत का, उसके ऊपर अहम तरीन मीटिंग जो है वो इस वक्त दोहा के अंदर होने जा रही है। और यमन ने एस्केलेशन का ऐलान किया है। यमन ने कहा है कि वो नेवल ब्लॉकेड से आगे बढ़कर हमला करने जा रहे हैं इसराइल के ऊपर, अगर फिल फॉर इमदाद वहां पर नहीं खोली जाती है। तो ताजा तरीन सूरत हाल क्या है, बहुत बड़ी ये तब्दीली आई है, आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, पिछले 4-5 दिनों से हम जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं आपके सामने रख रहे हैं कि कैसे नेतन्याहू जो है वो अपने इख्तिताम और अंजाम दोनों की तरफ जो है वो बढ़ रहा है और अमेरिका से एक तलखी पैदा हो चुकी है जिसमें मामलात आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और जो अमेरिका ने डायरेक्ट टॉक्स की हमास के साथ, यहां से इस तलखी का आगाज हुआ। बेसिकली आगाज तो जब सीज फायर हुआ है वहां से थोड़ा सा हो गया था, क्योंकि नेतन्याहू तो वो सीज फायर भी नहीं चाहता था। लेकिन अभी जब अमेरिका ने हमास के साथ डायरेक्ट टॉक्स की तो इस पर वो शदीद तलखी पैदा हुई और वो आगे से आगे बढ़ती चली गई। और अमेरिका के हवाले से हम आपके सामने ये खबरें रख रहे थे कि अमेरिकी पॉलिसी में, या यूं कहिए कि ट्रंप की पॉलिसीज में जंगें नहीं हैं। इस वक्त नेतन्याहू की जंगें ट्रंप की पॉलिसीज के अंदर फिट नहीं बैठ रही हैं। तो मुकम्मल इख्तिताम हुआ, मुकम्मल अंजाम हुआ, तो अब उसका मजीद सबूत जो है वो इस वक्त सामने आ चुका है। मुकम्मल भुरकस निकल गया है। जो रही सही कसर थी वो भी पूरी हो चुकी है। टोटल सरेंडर और शदीद जिल्लत में शिकस्त। पूरी दुनिया में इजराइल जलील-ओ-ख़ार और जो अजीम जुल्म इसने किया है, जुल्म अजीम किया है, इसके ऊपर लाम तान पूरी दुनिया से। नाज़रीन, ट्रंप साहब जो हैं वो पतली गली से निकल लिए हैं, जो उनका स्टाइल है। ट्रंप मुकम्मल तौर पर जो गजा प्लान था उससे बैक ऑफ कर गए। मुकम्मल तौर पर उन्होंने अपने आप को पीछे कर लिया है और उन्होंने कहा कि कोई फिलिस्तीनियों को गजा से नहीं निकाला जाएगा। ये ट्रंप साहब का बयान आ गया है। उन्होंने कहा बिल्कुल फिलिस्तीनी वहीं पर रहेंगे, किसी को वहां से नहीं निकाला जाएगा। जरा 2-3 हेडलाइंस देखिए। टाइम्स ऑफ इजराइल, नो वन इज एक्सपेलिंग एनीवन फ्रॉम गाजा सेज ट्रंप। ट्रंप बैक ट्रैक्स ऑन गाजा प्रपोजल्स, सेज नो वन विल बी एक्सपेल्ड। ट्रंप, नो वन इज एक्सपेलिंग एनी पैलेस्टीनियन। ठीक है, इसको हमास, इजिप्ट और बाकी सारी दुनिया ने इसको जो है वो वेलकम किया है। ट्रंप के इस प्लान को हमास ने भी वेलकम किया है, बाकी दुनिया ने भी इसको मुकम्मल तौर पर अच्छा और सही डायरेक्शन में इसको कहा है। हमास वेलकम्स ट्रंप्स पुल बैक फ्रॉम गाजा मैस डिस्प्लेसमेंट प्लान। हमास ऑफिशियल्स welcomes Trump's assertion that no Gazans will be expelled. Egypt praised Trump for saying Gaza will not be forced to leave. अब आप देखिए, ये ममालिक जो मुकम्मल तौर पर अमेरिका के ताबे थे, मिस्र जैसे ममालिक भी, अब देखिए फिर जब बात आ जाती है तो फिर देखिए कमजोर से कमजोर मुल्क भी फिर खड़े हो जाते हैं, कमजोर से कमजोर क़यादत भी फिर खड़ी हो जाती है। यही मिस्र की क़यादत थी, मुकम्मल अमेरिका के ताबे है, लेकिन मिस्री सदर ने अमेरिका का दौरा नहीं किया। मिस्री सदर ने इस बात के ऊपर अमेरिका का दौरा नहीं किया कि जब तक ट्रंप अपने इस बयान से पीछे नहीं हट जाते, अपने इस प्लान से दस्तबरदार नहीं हो जाते, तब तक मैं अमेरिका का दौरा नहीं करूंगा। ये कोई मामूली बात नहीं थी। लेकिन बहरहाल उन्होंने स्टैंड लिया, क्योंकि चलते चलते बात वहां पर आ गई थी कि ये सर्वाइवल का मामला है, तो इस पर उन्होंने खड़े होना ही था और वो खड़े हुए। तो बात नाज़रीन ये है कि ये जो ट्रंप का प्लान था, पहले दिन से आप देखिए कि पूरी दुनिया में इस पर तनकीद हुई। पहले दिन से हम ये बात आपके सामने वाज़ेह कर रहे थे कि ये किसी तौर पर इंप्लीमेंटेबल है ही नहीं। ये एक इलॉजिकल सा प्लान है, ये मॉरली किसी तौर पर जस्टिफाइड नहीं है, ये टेक्निकली जस्टिफाइड नहीं है, ये स्ट्रेटजिकली किसी तौर पर सूटेबल नहीं है। यानी ये एक ऐसा प्लान है जो इंप्लीमेंटेबल है ही नहीं। और अगर इसको बजोरे बाजू अपनी तमाम ताकत इस्तेमाल करके अगर इसको फोर्सफुली भी इंपोज किया जाता है, तो जैसे चाइना ने कहा कि ये मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ी जंग छेड़ देगा, ठीक है, तो ये प्लान तो पहले दिन से किसी काबिल था ही नहीं कि ये इंप्लीमेंटेबल हो। और आप देखिए अब इन्होंने वापस किया अपनी बात। तो अभी तक दुनिया के एक भी मुल्क ने इस प्लान की हिमायत नहीं की। ये आप देख लीजिए कि अमेरिका के लिए कितनी बड़ी आइसोलेशन थी कि गजा के इस प्लान के ऊपर दुनिया के एक मुल्क ने भी, उनके किसी इत्तेहादी ने भी इसकी हिमायत किसी तौर पर नहीं की। तो बहरहाल उस सारे दुनिया जिस तरह से स्टैंड किया, उससे वाज़ेह था कि ट्रंप को इससे पीछे हटना पड़ेगा। और आज ट्रंप जब वो पीछे हट गए और आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी मुलाकात हुई है। आयरलैंड
जो जबरदस्त इस वक्त सपोर्टर है फलस्तीन का और फलस्तीनी रियासत की बात कर रहा है, सबसे आप कह लें कि फ्रंट लाइन के ऊपर यूरोप में इस वक्त आयरलैंड खड़ा हुआ है। और आयरलैंड के जो वज़ीर आज़म हैं वो पहले ऐसे लीडर हैं जिन्होंने व्हाइट हाउस में, ओवल ऑफिस में ट्रंप के साथ बैठकर गजा की हिमायत की है और बाकायदा कहा कि गजा की जो एड है वो फौरी तौर पर खोली जानी चाहिए, हर तरह की जो सपोर्ट है वो गजा को मिलनी चाहिए। ये आयरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ट्रंप के साथ ओवल ऑफिस में बैठकर जो बात कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी जिल्लत और शिकस्त इजराइल को उठाना पड़ रही है। अब आप देखिए इजराइल किस तरह से दुनिया के अंदर आइसोलेट हो चुका है। मतलब ये वही इजराइल था जिसका हर तरफ तूती बोलता था, हर तरफ इसकी डोमिनेशन थी। आज आप देख लीजिए कि चीजें किस तरह से बदल चुकी है। और वो जो टोला है वो जिसने इतना जुल्म अजीम किया है मुकम्मल जबरदस्त हो चुका है। अब आप देखिए कि वो तो सारे इसी बात के ऊपर उछल कूद रहे थे कि हम तो जो ट्रंप का प्लान है वो इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, उसको इंपोज करने जा रहे हैं। समुद्रज के बयानात आपके सामने हैं जिसमें ये खबरें सामने आ रही थी कि एक गजा इमिग्रेशन डायरेक्टोरेट बनाया जा रहा है, एक बाकायदा इदारा कायम किया जा रहा है जो इसको आगे बढ़ाएगा, इस प्लान को आगे इंप्लीमेंट करेगा। तो वो तो हर वक्त सुबह शाम यही बातें कर रहे थे कि हम अब प्लान इंपोज करने जा रहे हैं, अब करने जा रहे हैं। वो तो सारे इस बात के ऊपर बैठे हुए थे, ठीक है, ऑन ग्राउंड वो हारे हुए थे। अब उनको ये एक नई बात मिल गई थी। जब भी उनसे अंदरूनी तौर पर पूछा जाता था कि वॉर अचीवमेंट्स क्या है, तो वो कहते थे देखो हम तो ट्रंप का प्लान करने जा रहे हैं और मुकम्मल गजा के ऊपर कब्जा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो वो तो इस प्लान के ऊपर बैठे हुए थे ना। इससे पीछे देखें तो वो तो हारे हुए हैं, उनके पास तो कोई बयानिया भी नहीं था। अब ये वाला एक फजूल सी बात उन्होंने लेकर बैठ गए थे, अब ये भी वहां से चली गई। तो उसके बाद तो एक इसी को आप कहते हैं कि इबरतनाक और जिल्लत हमें शिकस्त। और ये इस बात का मजीद सबूत है कि ट्रंप की जो पॉलिसी है उसमें वॉर्स नहीं है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि ट्रंप कोई फलस्तीन का इत्तेहादी बन गई या अमेरिका ने कोई बड़ा पॉलिसी शिफ्ट कर दिया कि वो फलस्तीन का इत्तेहादी बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। बात सिर्फ यह करने वाली है कि ट्रंप की पॉलिसीज में वॉर्स नहीं है और नेतन्याहू और इजराइल सारे का सारा इस वक्त खड़ा हुआ है कि हम जंग छेड़ेंगे। तो जंग के अलावा ट्रंप ने जो करना है वो करे, जो भी हार्श पॉलिसीज हैं वो उस फ्रंट के ऊपर लड़ा जाएगा। फिर जैसे स्टूडेंट्स के खिलाफ हो रहा है तो वहां पर एक अलग से तहरीक आगे से उठ रही है, तो वहां हर जगह पर मुकाबला किया जाएगा, रेजिस्ट किया जाएगा। लेकिन असल बुनियादी बात जंग की है जिसकी नेतन्याहू के लिए इस वक्त कोई स्पेस नहीं बची है। तो ये एक शिकस्त है। अब मुझे बताइए नेतन्याहू कहां जाएगा। और इसके अलावा इसको अगली बात आप देखिए, एक तरफ ये मामला हो गया और दूसरी बात ये देखिए कि दोहा के अंदर अहम तरीन इस वक्त इजलास होने जा रहा है। कुछ ही घंटों के अंदर अरब फॉरेन मिनिस्टर्स वहां पर पहुंच गए हैं। दोहा में इस वक्त दो तरह के मुज़ाकरात हो रहे हैं। एक तो वो हो रहा है ना जो जंगबंदी के हवाले से, अगले फेज के हवाले से है। इजरायली डेलीगेशन है और अमेरिकन हैं और बाकी मीडिएटर्स हैं, हमास वहां पर है। तो एक तो वो मुज़ाकरात जारी है, लेकिन दूसरी तरफ वहां पर ये मुज़ाकरात शुरू होने लगे हैं। अरब फॉरेन मिनिस्टर्स वहां पर पहुंच गए हैं गजा रिकंस्ट्रक्शन के हवाले से, फलस्तीनी रियासत के हवाले से, क्योंकि हमास मिस्र में एग्री कर गई थी 24 घंटे पहले और उन्होंने मुकम्मल इसको मान लिया था, इस प्लान को, और गवर्नेंस को मान लिया था और कहा था कि हम सिविल अफेयर्स में हमास नहीं होगी। तो उसके बाद अब वो यहां पर इकट्ठे हो रहे हैं इसको आगे इंप्लीमेंट करने के लिए, रिकंस्ट्रक्शन फलस्तीनी रियासत, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए यहां पर बकायदा। और स्टीव विटकॉफ के साथ तमाम फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात हुई है। आप देखिए सेक्रेटरी रोबियो, उसने एमबीएस के साथ गजा रिकंस्ट्रक्शन प्लान जब डिस्कस किया। ट्रंप कह रहे हैं कि कोई फलस्तीनियों को निकाला नहीं जाएगा। स्टीव विटकॉफ जो है वो तमाम अरब लीडर्स के साथ मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात किस लिए कर रहे हैं? अभी इजलास शुरू होने जा रहा है इस रिकंस्ट्रक्शन प्लान के हवाले से और फलस्तीनी रियासत के हवाले से। उससे पहले स्टीव विटकॉफ जो है वो इनके साथ मुलाकात कर रहे हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज देखी गई है और ये एक हिस्टोरिक चीज है और इससे भी आप इसराइल के अंजाम का अंदाजा लगा सकते हैं। नाज़रीन, पीएलओ आज शिरकत कर रही है इस इजलास में, यानी अरब का ये जो इजलास है उसमें पीएलओ शिरकत कर रही है। अब इसकी क्या कहानी है? पीएलओ से मुराद पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए बीजिंग डिक्लेरेशन हुआ था, आपको याद होगा, तमाम फलस्तीनी तंजीमों को, खासकर फतह, हमास, इनको वहां पर बुलाया गया था, बाकी भी थी इस्लामिक जिहाद वगैरह। तो बीजिंग डिक्लेरेशन हुआ था और उसमें क्या था बीजिंग डिक्लेरेशन में कि तमाम जो फलस्तीनी लीडरशिप है, तमाम जो फलस्तीनी तंजीमें हैं, वो एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाएंगी। और रशिया का भी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार था क्योंकि बीजिंग डिक्लेरेशन से पहले उधर मॉस्को के अंदर मुलाकातें हुई थी और बुनियादी काम पहले रशिया ने किया, उसके बाद चाइना ने फिर इसको हतमी शक्ल दी कि तमाम जो फलस्तीनी तंजीमें हैं जो आपस में लड़ती रहती हैं और पिछली कई दहाइयों से लड़ रही हैं, ये एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठी हो जाए, पीएलओ के प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब ये पीएलओ जो है वो यासर अरफात की थी, उसके बाद फिर आगे मुख्तलिफ तंजीमें बाकी भी बन गई और आपसी इनकी लड़ाई जारी।
تو چائنا نے کہا، رشیا نے کہا کہ آپ متحد ہو جائیں، ایک ہی پلیٹ فارم کے پر آ جائیں، یعنی فلسطین کی طرف سے ایک ہی نمائندہ جماعت ہو جو آ کر مذاکرات کرے، یہ نہیں کہ الگ الگ مذاکرات ہو رہے، ایک نمائندہ جماعت، تو وہ پی ایل او ہوگی۔ اس کے اوپر سب نے ایگری کیا۔ آج آپ کو اس کی پریکٹیکل شکل نظر آ رہی ہے، پی ایل او کی جو پریکٹیکل شکل ہے آج وہ نظر آ رہی ہے کہ فلسطینیوں کی طرف سے ایک نمائندہ جماعت جو ہے وہ آج شرکت کر رہی ہے۔ آپ ذرا کچھ ہیڈ لائنز دیکھیے۔ عرب آفیشلز کوآرڈینیٹ سٹانس آن غزہ ریکنسٹرکشن پلان ان قطر اینڈ فارن منسٹر فرام ایجپٹ، سعودی عربیہ، جارڈن، قطر اینڈ یو اے ای ایز ویل ایز دا سیکریٹری جنرل آف دا ایگزیکٹو کمیٹی آف دا پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن met in Doha to coordinate their positions on the Palestinian cause۔ فلسطینی ریاست کے اوپر اب یہ ساری بات چیت اس وقت وہاں پر ہو رہی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ مصر جو ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ he is preparing for an international conference on Gaza rebuilding jointly with the United Nations and Palestinian Authority۔ $53 billion کا یہ estimate بتایا جا رہا ہے، اور اس میں عربز اپنا حصہ ڈالیں گے، اور اس کے بعد انٹرنیشنل کانفرنس بھی ہونے جا رہی ہے اس کی فنڈنگ کے لیے۔ ویسے تو یہ دیکھیے نا ایک عجب سی بات ہے کہ ساری تباہی اسرائیل نے مچائی، ٹھیک ہے، اور اس کا ذمہ دار اسرائیل ہے، تو کمپنسیشن جو منی ہے، اس کی ریکنسٹرکشن جو منی ہے وہ بھی اسرائیل سے لینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال فی الحال یہ پیسہ یہاں سے آ رہا ہے، انٹرنیشنل کانفرنس ہونے جا رہی ہے اور عرب جو ہے وہ یہ پیسہ دینے جا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے نا ایک بات کہ یہ $53 بلین یہاں پر لگیں گے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ 2 سال بعد، 5 سال بعد یا 10 سال بعد پھر اسرائیل کو اجازت ہوگی کہ وہ یہاں پر بمباری کرے؟ نہیں، یہ ایسا نہیں ہونے جا رہا ہے۔ اصل میں بنیادی ہیڈ لائن آپ کو یہ نظر آتی ہے کہ ریکنسٹرکشن پلان، یہ ریکنسٹرکشن پلان نہیں ہے، یہ فلسطینی ریاست کی بات ہے۔ بھائی ریاست ڈکلیئر ہوگی تو ریکنسٹرکشن ہوگی نا، ایسا تھوڑی ہے کہ $53 بلین لگا دیے جائیں اور سال بعد 2 سال بعد دوبارہ جنگ چھڑے اور یہ دوبارہ سے ملبے کا ڈھیر بن جائے، تو ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ فلسطینی ریاست بنے گی، اس کی سیکورٹی گارنٹیز ہوں گی، چاہے اس کی فوج بنے یا یونائٹڈ نیشن کی فوج رکھی جائے، جو بھی ایک سٹرکچر بنے گا اس کی سیکورٹی کا وہ ہوگا، اس کے بعد یہ ریکنسٹرکشن شروع ہوگی۔ اور یہ فلسطین کی جو ڈکلیریشن ہے اسٹیٹ کی، یہ باقاعدہ مطلب یونائٹڈ نیشن سے اس کا ڈکلیریشن ہوگا کہ فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں آ چکا ہے، یہ وہ معاملہ ہے۔ اس لیے تو اسرائیل اپنے آپ کو ایگزسٹینشل تھریٹ کے اندر سمجھتا ہے کہ وہ تو یہاں فلسطینی ریاست بنانے کے لیے نہیں آئے تھے، اور انہوں نے یہ جنگ فلسطینی ریاست بنانے کے لیے نہیں چھیڑی تھی، یہ جنگ چھیڑی گئی تھی فلسطین کا نام و نشان مٹانے کے لیے۔ لیکن آج ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں؟ آج تو چیزیں جو وہ بالکل مختلف ہو چکی ہیں، تو اس لیے وہ اس کو کس طور پر لاگو نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر یہ صرف ریکنسٹرکشن پلان ہوتا تو پھر کوئی نہیں، وہ سال بعد دوبارہ جنگ چھیڑ دیتا۔ یہ ریکنسٹرکشن پلان نہیں ہے، فلسطین ریاست کا پلان، وہ اناؤنس ہوگی تو ریکنسٹرکشن شروع ہوگی، گارنٹیز ہوں گی تو ریکنسٹرکشن شروع ہوگی۔ ایسے پیسہ تھوڑی پڑا ہوا ہے کہ $50 بلین ایسے لگا دی جائیں، $53 بلین۔ اور پھر اگلی بات دیکھیے، ہائی لیول ڈسکشنز ان دوحہ، دا عرب فارن منسٹرز اینڈ دا سیکریٹری جنرل آف دا پی ایل او۔ اب یہ دیکھیے گا، عرب فارن منسٹرز پی ایل او کس کے ساتھ مل رہے ہیں؟ ود دا یونائٹڈ اسٹیٹس اسپیشل انوائے اسٹیو وٹکاف۔ اجلاس شروع ہونے سے پہلے، وہ اجلاس جو فلسطینی ریاست کے اوپر ہے، وہ اجلاس شروع ہونے سے پہلے عرب فارن منسٹرز اور پی ایل او وہ اسٹیو وٹکاف کے ساتھ ملاقات کر رہی ہیں، اور ساتھ ہی ٹرمپ کا بیان آ گیا کہ کسی فلسطینیوں کو تو یہاں سے نکالا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ جناب آپ کہہ لیں کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے اسرائیل لگا ہوا تھا۔ مطلب اس وقت سیریسلی میں آپ کو بتاؤں، اسرائیلی اس وقت سوچ رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ مطلب ٹرمپ کیا اسرائیل کے ساتھ ڈبل گیم کر رہے ہیں، نیتن یاہو کے ساتھ ڈبل گیم کر رہے ہیں۔ دنیا نے تو اس پلان کو مانا نہیں تھا، اور اسرائیلی اچھل کود رہے تھے کہ ہاں ٹرمپ ہمارے ساتھ آ گیا، گریٹسٹ فرینڈ آف اسرائیل۔ اب ٹرمپ چپ کر کے نکل لیا ہے، ادھر ریکنسٹرکشن ڈسکس ہو رہی ہے، سارے معاملات طے پا رہے ہیں، اور اسرائیلی آج دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جناب ہوا کیا ہے۔ اور آپ دیکھیے کل سارا دن نیتن یاہو جو ہے وہ عدالت کے اندر ذلیل و خوار ہوا ہے، سارا دن اس کو عدالت کے اندر رکھا ہے۔ اور پھر وہی بات جو ہم نے پہلے آپ کو بتائی کہ اس کا ذہنی توازن وہاں پر بگڑ گیا، اونچی اونچی اس نے بولنا شروع کر دیا، ٹیبل پر ہاتھ مارے، اور پھر ججز نے اس کو بتایا کہ تم عدالت کے اندر ہو اور اپنی آواز نیچی کرو۔ شدید ذلت وہاں پر جو ہے اس کو اٹھانا پڑی ہے، اور کرپشن کیسز ہیں، اور تیزی کے ساتھ اس کا ٹرائل وہاں پر بڑھ رہا ہے، اور یہاں پر یہ مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور معاملہ صرف یہاں تک نہیں رک رہا، یورپ کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے، یورپ نے اس کو مکمل سپورٹ کا مزید اعلان کیا ہے۔ We strongly reject any attempt to make demographic or territorial changes in Gaza۔ کسی بھی طرح کے چینجز، یعنی اس کی ٹیریٹری چھیننے کی، ڈیموگرافک ہوتے ہیں یعنی پاپولیشن کے حساب سے چینجز، اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اینڈ وی ویلکم دا عرب ریکنسٹرکشن پلان ریسنٹلی
presented at the Cairo summit, which was also adopted by the Organization of Islamic Cooperation. अब ये चीजों को कनेक्ट करते चले जाइए, और हमेशा से वो बात कि जो कॉलोनी होती है उसने ता क़यामत नहीं रहना होता। एक कॉलोनी एक ताकत के जोर पर एक खास अरसे तक रहती है। तो 100 साल इस इजरायली कॉलोनी को हो चुके हैं, तो अब चूंकि ताकत निकल गई है तो इसलिए इसका इख्तिताम भी आ पहुंचा है। तो यूरोप क्या बात कर रहा है? हम अरब प्लान को वेलकम करते हैं, वो प्लान जिसको ओआईसी ने भी वेलकम कर दिया है, जिसको सब ने अडॉप्ट कर दिया है, इस्लामी दुनिया इसके ऊपर एग्री हो चुकी है, तो हम भी इसके ऊपर एग्री होते हैं। ये यूरोप की बात है। द अरब प्लान फॉर गाजा इज सीरियस अबाउट डिस्कसिंग द फ्यूचर ऑफ द सेक्टर एंड वी विल डिस्कस दिस आइडियाज विद आवर अरब पार्टनर्स। इसको हम मजीद अपने अरब पार्टनर्स के साथ जब डिस्कस करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। अब ये हेडलाइन देखिए, वी सपोर्ट द फ्यूचर स्टेट ऑफ द पैलेस्टाइन। हम फलस्तीनी रियासत जो बनने जा रही है उसकी मुकम्मल हिमायत करते हैं। एंड गाजा इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इट, और गाजा इसका हिस्सा होगा इस फलस्तीनी रियासत का। एंड वी विल वर्क विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू रीबिल्ड द स्ट्रिप। वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है ना, तो उसमें कौन शिरकत करेगा? उसमें यूरोप शिरकत करेगा, और यूरोप कह रहा है कि हम मतलब इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि हम गजा की रिकंस्ट्रक्शन के अंदर अपना हिस्सा डालेंगे। तो बात नज़र यह है कि इस जंग का आगाज फलस्तीन का नाम भी मिटाने के लिए किया गया था कि दुनिया में फलस्तीन का नाम ही लेने वाला कोई ना रहे, सब चीजें मिट जाएं। तो आज हम कहां पर खड़े हुए हैं, जहां इजराइल ऑन ग्राउंड हार चुका है। ट्रंप जिसके सहारे पर वो बैठे हुए थे वो पतली गली से निकल चुके हैं, क्योंकि उनका प्लान इंप्लीमेंटेबल था ही नहीं, और उनके पास अब ये स्पेस है ही नहीं कि वो एक नई जंग जो वो यहां पर मुसल्लत कर सके। अमेरिका के लिए भी ये अफोर्डेबल नहीं है, तो कोई नई जंग के लिए ग्रीन लाइट नहीं है। ऑलरेडी इसराइल हार चुका है, इवन उसकी जो फौज है वो भाग रही है, एग्जॉस्टेड है। इजरायली सोसाइटी इसके लिए जो है वो तैयार नहीं है। इकोनॉमिकली वो कितना तबाह हो चुका है, और वहां से जो आप कहते हैं ना कि जो स्किल्ड लोग हैं, जो ब्रेन है इजराइल का, वो वहां से निकल रहे हैं, वहां से वो वापस जा रहे हैं जहां से वो आए थे। और जो यूरोप है वो अपनी पोजीशन बदल चुका है। चीन और रशिया जो इजराइल के साथ होते थे, अब वो भी अपनी पोजीशन बदल चुके हैं। रीजन जो इजराइल के साथ खड़ा था वो भी अपनी पोजीशन बदल चुका है। तो जालिमों का आखिर में अंजाम यही होता है जो इस वक्त हो रहा है, और ये फतह अजीम है जो इस वक्त फलस्तीन की आप देख रहे हैं। और देखिए हिजबुल्लाह ने जो कुर्बानियां दी, जो हमास ने कुर्बानियां दी, एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन ने, और इसको बनाया किसने? अल-दैफ, याह्या सिंवार, वो लोग जो सारी उम्र गजा से बाहर ही नहीं गए। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी सारी उम्र गजा के अंदर गुजारी और शहीद भी गजा के अंदर हुए। इन्होंने वो आर्मी बनाई है, वो हमास आर्मी बनाई है जो दुनिया की मोस्ट मॉडर्न आर्मी से लड़ चुकी है। अब यही बात जो बुनियादी नुकता है ना, हम बार बार कह रहे हैं कि देखिए इजराइल धमकियां लगाता है जंग की, और जंग वो लड़ चुके हैं। जिस जुल्म की वो आगे धमकियां लगा रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो कर चुके हैं, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर चुके हैं और वो हार चुके हैं। तो जो हार चुके हैं तो फिर उनको शराब वो आखिरकार मानना पड़ेंगी। तो ये बुनियादी बात है। इसी दरमियान यमन की स्टेटमेंट आई है, नेवल ब्लॉकेड कायम हो चुका है इजराइल का, और वो कह रहे हैं कि हम मजीद एस्केलेशन करने जा रहे हैं अगर इन्होंने फिल फॉर इमदाद ना खोली। एस्केलेशन टू फॉलो नेवल बैन इफ गाजा स्टारवेशन कंटिन्यूज। और इसमें अब कोई बईद नहीं है कि शायद कोई अरब मुल्क भी हूतीज को सपोर्ट कर रहा और कह रहा हो कि ठीक है इनको जरा दबा के रखें। अब इसमें कोई बईद वाली बात नहीं। अमेरिका ने थ्रू आउट द मंथ्स पूरी कोशिश की कि एक अरब मुल्क जो है वो हूतीज के खिलाफ बयान दे दे। हालांकि सऊदी अरेबिया जिसने हूतीज के साथ जंग की है और अभी भी एक आर्जी सीज़फायर है, उसने भी हूतीज के खिलाफ एक भी बयान जारी नहीं किया। मिस्र के ऊपर बहुत दबाव डाला गया कि हूतीज के खिलाफ बयान जारी करें, उसने भी बयान जारी नहीं किया। तो आज हूतीज कह रहे हैं कि नेवल ब्लॉकेड हमने कर दिया है और हम मजीद एस्केलेट करने जा रहे हैं, यानी तल अवीव हिट हो सकता है, उनकी जो ऑक्युपाइड टेरिटरीज हैं कहीं भी वो हमला जो है वो कर सकते हैं। और ये जो नेवल ब्लॉकेड है इसमें अरब सी भी शामिल है, यानी जो जहाज घूम कर जाएंगे वो भी यमन के निशाने के ऊपर है। वेस्ट बैंक के अंदर शूटिंग अटैक हुआ है, इजरायली सेटलर्स के निशाना बनने के इतलात आ रही है, यानी जो फलस्तीनी जंगजू हैं उन्होंने शूटिंग अटैक करते हुए, तो इस तरह भी सिक्योरिटी चैलेंज हुई है। आप आखिर में जरा देखिए 8200 यूनिट कमांडर जो है, यानी 8200 जो इनका यूनिट है इंटेलिजेंस का, और बहुत एडवांस लेवल का ये समझा जाता है, ठीक है, या सबसे टॉप लेवल का, इसके कमांडर ने आज रिजाइन दिया है। और जाते हुए ये क्या बात कर रहा है, ये आखिर में सुनने वाली है। वो कह रहा है जी, आई फेल्ड ऑन October 7 एंड व्हाट हैपेंड कैन नॉट बी चेंज्ड एंड आई विल गो विद द बर्डन ऑफ डिफीट एंड वी कैन नॉट एलिमिनेट हमास। मैं शिकस्त का बर्डन लेकर जाऊंगा और मैं जो है वो हमास को हम एलिमिनेट नहीं कर सके। ये 8200 का जो कमांडर है वो जाते हुए उसके ये अल्फाज हैं। तो
اسرائیلی سوسائٹی کسی نئی جنگ کے لیے تیار نہیں. ان کا جو برین ہے, ان کے جو قابل ترین لوگ ہیں وہ واپس جا رہے ہیں جہاں سے وہ آئے تھے. ٹھیک ہے, اسرائیلی سوسائٹی کسی نئی جنگ کے لیے تیار نہیں ہے, ریجن کسی نئی جنگ کے لیے تیار نہیں ہے, یورپ کسی نئی جنگ کے لیے تیار نہیں ہے, ٹرمپ کسی نئی جنگ کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد اسرائیل کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے, اب آخری چیز ہے کہ نیتنیاہو ان تمام چیزوں کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے کہے کہ ہمیں امریکہ کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں یورپ کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے, ہم جائیں گے اور لڑیں گے. ٹھیک ہے, اور سب کچھ خود ہی بدلیں گے. تو ایک اس کے بعد یہ چیز رہ گئی ہے. تو اب آپ ذرا دیکھیے یہ کوئی ایسے امپلیمنٹیبل چیز ہے یا یہ لاگو کر کے وہ کوئی جیت سکتا ہے جب ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہے؟ وہ تو ایک بیان ٹرمپ کے خلاف نہیں دے سکتا. آج یہ حالت آ گئی, اور یہ وہی بندہ ہے جس نے کہا تھا کہ آئی ول سیٹ واشنگٹن آن فائر. ٹھیک ہے, یہ وہی بندہ ہے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین تفصیلات ہیں, غیر معمولی ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.